मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से पार्ट 2 अर्थात कहने का मतलब है विषय विज्ञान का जो 3 भाग होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसका हम लोग दूसरा भाग अर्थात सब्जेक्ट रसायन शास्त्र से पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, अर्थात विषय रसायन शास्त्र का जो पार्ट 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका हम लोग पार्ट 3, क्योंकि रसायन शास्त्र का पार्ट 1 का जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है उसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके रसायन शास्त्र का जो है पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां पे हमने आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का बहुत ही आसान तरीका समझाया है। लेकिन आज हम लोग पार्ट 1 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोग आज 10 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदाजनक होगा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर MVVI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज का रसायन शास्त्र के पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 3 का MVVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, फिर से सुनेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला अर्थात कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, आपने समझा अभी, फिर से सुन लेंगे इसका आंसर। पहले प्रश्न सुनेंगे। 1 नंबर प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला अर्थात कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे बनता है, इसको हमने एक समीकरण के माध्यम से दिखाया है कि C+O2 इज गोइंग टू CO2। इसको टाइप करने में जो है हम लोग टाइप जो किए हैं, जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो है इसका समीकरण जो होगा वह होगा C+O2 इज गोइंग टू CO2। ठीक है, इसका मतलब है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संयोग करके अर्थात ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। यहाँ पे हमने S लिखा है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब सोल्ड होता था, कार्बन जो ठोस है। यहाँ पे हमने G लिखा है, इसका मतलब G का मतलब गैस अर्थात ऑक्सीजन जो है गैस है। और यहाँ पे CO2 में हमने G लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है या कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक गैस है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह समीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, उस तरह इसका दूसरा समीकरण बताया गया है। तो दूसरा समीकरण बताया गया है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 2H2, अर्थात यह समीकरण को संतुलित कर दिया गया है। यह ऐसे है, ये जो समीकरण दिया गया है इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि H2+O2 इज गोइंग टू H2O। ठीक है, यहाँ पे H2O होगा, तो ऐसे समझेंगे कि H2+O2 इज गोइंग टू H2O। अब इस समीकरण को संतुलित किया गया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने पार्ट 2 में बताया है। अगर आपने मेरे वीडियो को रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण संतुलित करना जो है अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का वीडियो का हम दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। या मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में भी है जो है बनाया गया है प्लेलिस्ट, वहाँ पे जा करके जो है आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे H2+O2 इज गोइंग टू H2O है। ठीक है, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, उस तरह यहाँ पे जो ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन यहाँ पे H2+O2 अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन
का 2 है, परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन अभिकारक में, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन 2 ही है और ऑक्सीजन 2 है। तो इसलिए इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इस तरह से जो है यह जो समीकरण दिया गया, बताया गया कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है, उसको हम लोग इस रूप में हम लोग संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे उसका समीकरण लिखेंगे, तो H2 + O2 इज गोइंग टू H2। ठीक है, G का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पे जो G लिखा है इसका मतलब गैस होता है, यहाँ पे G लिखा है इसका H2 मतलब गैस होता है, O2 का मतलब अर्थात ऑक्सीजन है, इसका मतलब गैस हो गया। H2 यहाँ पे लिक्विड है, H2O का मतलब जल होता है, जल क्या है, एक लिक्विड है, इसलिए हमने यहाँ पे L से सूचित किया है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हमने लिखा है कि अतः दिया गया रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात कहने का मतलब है कि दो तत्व जो है आपस में संयोग करके जो है एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जो है एक संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका हमने जवाब पहले ही बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसका ही हमने एग्जाम्पल अभी समझा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जैसे हम समझाएगा कि प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन का दहन का मतलब जलाना या जलन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्थात प्राकृतिक जो गैस है, प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन CH4, ठीक है, इसका जो दहन जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जो यहाँ पे समझाया गया है समीकरण के माध्यम से। ठीक है, तो आप जो है इस समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे टाइप करने में गड़बड़ हुआ है या मेरा सॉफ्टवेयर जो है सही तरीका से काम नहीं किया, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे होगा CH4 + O2 इज गोइंग टू CO2 + H2O। इसको हम लोग लिख करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि जो मीथेन जो है, जैसे यहाँ पे CH4 मीथेन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संयोग करके, ठीक है, इसका जब अपघटन होता है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या समझा कि मीथेन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो याद रखिएगा CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या बताया, हमने बताया कि मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस जल बनाता है। जैसे यहाँ पे समझाया गया है जैसे में कि प्राकृतिक गैस जो है मीथेन के दहन से प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस का दहन जो है किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसको हमने एक समीकरण के माध्यम से आपको बताया है। जैसे हमने बताया कि CH4 + O2 इज गोइंग टू CO2 + H2O। ठीक है, अब इसको संतुलित किया जाएगा। संतुलित आपको करने सिखा दिया हमने, संतुलित करना आप सभी बच्चों को हमने सिखाया है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और 3 है। ठीक है, जो सबसे बड़ा मान होता है पहले उसको संतुलित किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको 2 4 बनाते हैं, तो 2 दूनी 4, अर्थात हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 2 दे दीजिएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। कुछ नोट दिया है हमने, नोट आपके लिए प्रोवाइड किया है, आप जरूर इसको ध्यान से समझेंगे। इस नोट से जो है आपको क्वेश्चन प्रश्न पकड़ा जाएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रश्न आते हैं इस नोट के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे हमने बताया है कि श्वसन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अर्थात आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कैसे, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो अगर
आपको यह नोट अगर आप समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन प्रश्न भी सही कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न पूछेगा कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप आंसर दीजिएगा कि श्वसन जो है, श्वसन की जो क्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अर्थात प्रश्न पूछा जाएगा कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप बताइएगा कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद हम लोग 2 नोट दिए हैं, उस नोट को भी समझ लीजिए। दूसरा नोट में हमने समझाया है कि वनस्पति द्रव्य अर्थात शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका मतलब है कि जब शाक सब्जी होती हैं, जो वनस्पति द्रव्य होते हैं, जब वह विघटित होते हैं तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो किसका उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। आज का तीसरा नंबर प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने में किया जाता है, क्यों? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने में किया जाता है, क्यों? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा, ध्यान से इसका आंसर देखेंगे आप लोग। इसका आंसर होगा कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में होता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर 2-3 दिनों के बाद CaCO3 बनाता है। CaCO3 बनाता है। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, जिससे दीवार पर संगमरमर के समान चमक आ जाता है। अर्थात CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इज गोइंग टू CaCO3 प्लस H2O। बात समझ में आ गया। अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके अर्थात अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया है और H2O अर्थात जल का निर्माण किया है। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर से समझा देते हैं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। यह बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्थात MVVI बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर इसको याद करके जाएंगे। ठीक है, प्रश्न हमने आपको क्या समझाया, प्रश्न क्या सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने में किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में होता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर 2-3 दिनों के बाद CaCO3 बनाता है, जिससे दीवारों पर संगमरमर के समान चमक आ जाती है। अर्थात CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इज गोइंग टू CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो CaOH का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का मतलब जल। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों? आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो जरूर इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों? तो इसका जो आंसर होगा, आप ध्यान से सुनेंगे इसका आंसर। इसका आंसर है कि चिप्स की थैली से हवा को निकालकर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है कि नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है और चिप्स का स्वाद अधिक दिनों तक खराब नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर यह हुआ। फिर से इसका आंसर समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं फिर दोबारा। प्रश्न है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों? इसका आंसर होगा, चिप्स की थैली से हवा को निकालकर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है कि नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है और चिप्स का स्वाद अधिक दिनों तक खराब नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और आपको याद भी हो रहा होगा। अगर आप जो है मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे मेरे शब्दों को, मेरी वाक्यों को, मेरे सेंटेंसों को, मेरे विचारों को, तो आपको जो है इस वीडियो को देखते देखते हर प्रश्न का आंसर आपको याद हो जाएगी, ये मेरी दावा है। ठीक है, आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जरूर इस वीडियो को देखें ताकि आपको जो है हर प्रश्न का आंसर आसानी से याद हो जाए। और जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ सभी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, अर्थात CaCO3 इज गोइंग टू, उष्मा का मतलब हीट, जैसे यहाँ पे दिया CaCO3 इज गोइंग टू CaO प्लस CO2, अर्थात CaCO3 का मतलब समझते हैं, CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उष्मा यहाँ पे बीच में हमने लिखा है, इसका मतलब हम इसको हिट कर रहे हैं, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, तो CaO मिला अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड मिला, और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, अतः यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपने जो देखा समीकरण, जिसको हमने समीकरण के माध्यम से जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो आसानी से आप वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जा रहा है, जब गर्म किया जा रहा है, तो यह विखंडित होकर के अर्थात 2 अलग अलग पार्टों में बंट करके एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है और एक CO2 बनाया है। कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिया गया समीकरण जो है एक वियोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। इतनी बातें आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो फिर से इस प्रश्न का आंसर बता देते हैं और प्रश्न भी समझा देते हैं। फिर से प्रश्न है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिसका आंसर होगा कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे CaCO3 इज गोइंग टू CaO प्लस CO2। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे हमने बीच में उष्मा लिखा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है जिससे CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से यह दिया गया जो समीकरण है यह एक वियोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अर्थात आज का 10 प्रश्नों के सीरीज में छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा है। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न जो है प्रश्न है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के, फिर से सुनेंगे कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से आंसर सुनेंगे। आंसर है, प्रश्न क्या था पहले प्रश्न सुन लेते हैं। प्रश्न है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा धातु को डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है और आयरन सल्फेट बनाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो कॉपर सल्फेट है उसके विलयन में जब आप लोहा धातु को डालोगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। अर्थात लोहा जो है कॉपर का स्थान ग्रहण कर लेगा उसको विस्थापित करके और खुद उसका स्थान ले लेगा। ठीक है, और आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे समीकरण का माध्यम से आपको समझाया गया है, समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे दिया गया कॉपर सल्फेट CuSO4 आयरन की उपस्थिति में अर्थात आयरन से संयोग करके
आयरन सल्फेट अर्थात FeSO4 का निर्माण किया और Cu का मतलब कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, अर्थात एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया क्या है, यह एक उदाहरण है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे समझाया जा रहा है, जैसे में कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करती है तो बेरियम सल्फेट एवं सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण के माध्यम से समझाया गया कि Na2SO4 प्लस BaCl2 इज गोइंग टू BaSO4 प्लस 2NaCl, अर्थात यहाँ पे जो है दिया गया समीकरण को संतुलित भी कर दिया गया है, ठीक है। फिर से सुनेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4, यह टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। यह है Na2SO4 प्लस BaCl2 इज गोइंग टू BaSO4 प्लस 2NaCl। NaCl है, यहाँ पे 2 दिया गया, इसका मतलब संतुलित पहले से कर दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ सोडियम सल्फेट एवं बेरियम क्लोराइड अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक बेरियम सल्फेट एवं सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, अतः यह एक द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको जो है आप चाहेंगे तो नोट्स भी बना सकते हैं। आप ध्यान से जो है वीडियो को देखिएगा और वीडियो को जो है डाउनलोड कर लीजिए या वीडियो को रोक कर जो है आप चाहेंगे तो इसका फेयर बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपके एग्जाम के लिए। तो जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार देख करके इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप लोग सुने होंगे कि आपके एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो आपके शब्दों में जो है मैंने जो है आंसर देने का प्रयास किया था, तो अपने शब्दों में ही आंसर देने का प्रयास किया है। तो आपके लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अर्थात आज का 8वां नंबर प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। प्रश्न है कि संक्षारण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है संक्षारण क्या है। तो इसका आंसर होगा कि संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है संक्षारण क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। इसका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर होगा संक्षारण के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है कि अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, अर्थात संक्षारण के लिए सबसे पहला पॉइंट है अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, जबकि दूसरा पॉइंट है कि वायु की उपस्थिति, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि नमी अर्थात जल की उपस्थिति, ठीक है। अर्थात संक्षारण की जो आवश्यक शर्तें वो 3 शर्तें हैं। पहला है अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, दूसरा है वायु की उपस्थिति तथा तीसरा है नमी या जल की उपस्थिति। यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2 बार पूछता है, 2 नंबर का पूछता है, तो आप जो है इस प्रश्न का आंसर जरूर याद करके जाएंगे। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं और उसका आंसर फिर से आपको समझा देते हैं। प्रश्न है कि संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो इसका आंसर होगा संक्षारण के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, दूसरा है वायु की उपस्थिति तथा
तीसरा है नमी या जल की उपस्थिति। ठीक है, तो आज का 10 प्रश्नों के सीरीज में सबसे लास्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न को पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न जो है 10 प्रश्नों का जो सीरीज था, 10 प्रश्न जो MVY हमने आपको बताया है, इसमें से सबसे लास्ट प्रश्न आपके एग्जाम में जो आते हैं वो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है कि विकृत गंधिता क्या है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि विकृत गंधिता क्या है। इसका आंसर होगा कि वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की अभिक्रिया के कारण अरुचिकर गंध तथा स्वाद उत्पन्न हो जाता है। इसी स्थिति को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसी स्थिति को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। फिर से इस प्रश्न का आंसर सुनेंगे। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न सुन लेते हैं। प्रश्न है विकृत गंधिता क्या है। इसका आंसर है कि वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की अभिक्रिया के कारण अरुचिकर गंध तथा स्वाद उत्पन्न हो जाता है। इसी स्थिति को विकृत गंधिता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह 10 प्रश्नों का जो सीरीज हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, अगर आपको जो है मेरे 10 प्रश्नों का सीरीज अगर आपको अच्छा लगा है और आपको विश्वास है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसमें से 1, 2 या 5 प्रश्न आ सकते हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके बहनें हैं, वह भी जो हैं अगर दासों की तैयारी कर रही हैं तो उनका भी भविष्य क्या हो, उज्जवल हो सके और वो भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। इसी के साथ सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।